गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं, सारणियन। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है एक अच्छी प्रश्नावली के गुण या विशेषताएं। इसे एक अच्छी प्रश्नावली के आवश्यक लक्षण भी कहा जाता है, या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि एक सारणी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर उसकी विशेषताएं और गुणों की ही बात हो रही है। सबसे पहली एक अच्छी सारणी की विशेषता या गुण है आकर्षक। आकर्षक का क्या अर्थ हुआ? अट्रैक्टिव। इसका अर्थ है जो सारणी आप बना रहे हैं वह आकर्षक होनी चाहिए। उसके जो स्तंभ हैं, पंक्तियां हैं, उनका अनुपात ठीक प्रकार से होना चाहिए। जो उसके अंतर्गत लिखा जा रहा है, चाहे संख्याओं में या शब्दों में, वह स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी सारणी आकर्षक होनी चाहिए और जिसे सरलता से समझा जा सके। दूसरा है उचित आकार। उचित आकार का क्या अर्थ है? उचित आकार का अर्थ है कि जो आप सारणी बना रहे हैं वह ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए। तो उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सारणी या उसके जो अंतर्गत भाग हैं वह सही अनुपात में होने चाहिए। तो उसका संपूर्ण आकार ठीक होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, तुलना योग्य। जब हमारी सारणी बनती है तो उसका एक मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि हम उसकी तुलना कर सकते हैं। अब तुलना के लिए सारणी बनाना बहुत आवश्यक भी है, लेकिन जो यह सारणी हम बना रहे हैं उसके अंतर्गत हम संख्याओं को या मदों को इस प्रकार से अरेंज करें या व्यवस्थित करें कि हम तुलना सरलता से कर सकें, और हम ही नहीं अन्य व्यक्ति भी उसे सरलता से समझ सकें, और आंकड़ों की तुलना, जो आंकड़े लिखे हैं विभिन्न स्तंभों और पंक्तियों में, वे सरलता से वे समझ सकें। नंबर 4, उपयुक्त। अब ये उपयुक्त क्या होती है? जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आपने सारणी का निर्माण किया है, उस उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए सारणी। ऐसा नहीं कि आपका उद्देश्य तो कुछ और था और सारणी आपने कुछ और बना दी। जब आप सारणी पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो उससे कोई और आंसर निकल रहा है, जो आपका उद्देश्य है उसके अनुरूप आंसर ही नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो सारणी आप बना रहे हैं वह उपयुक्त होनी चाहिए आपके उद्देश्यों के अनुसार। नंबर 5, स्पष्टता, क्लियरिटी। अब स्पष्टता का क्या अर्थ है? स्पष्टता का अर्थ है कि आपने सारणी बनाई, आपको सब पता है सारणी के बारे में क्योंकि आपने स्वयं बनाई है, लेकिन सारणी अच्छी वही मानी जाती है जब अन्य लोग उसे समझ सकें। मैं किसी अन्य व्यक्ति को सारणी दिखाऊं तो वो सरलता से बता सके कि इस सारणी में क्या दर्शाया गया है या क्या बताने की कोशिश की गई है। तो सारणी जो होनी चाहिए स्पष्ट होनी चाहिए, जिसे हर एक व्यक्ति सरलता से समझ सके। जो हमारे आंकड़े हैं उनको, जैसे कि हम वेट की बात कर रहे हैं, तो जब हम वेट लिखते हैं तो ऊपर क्लियर होना चाहिए कि वेट किस में है। वेट हमारा किलोग्राम में है, पाउंड में है, या हाइट की बात करते हैं तो फिट के अंदर है या इंचीज में है। तो इस प्रकार से सब कुछ क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 6, वैज्ञानिक ढंग से तैयार। वैज्ञानिक ढंग से तैयार का क्या अर्थ हो गया? जब आप एक सारणी का निर्माण करते हैं तो उस सारणी के निर्माण करते समय हमें बहुत सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, या बहुत सारे स्टेप्स का, चरणों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हमारा नेक्स्ट ही क्वेश्चन होगा। तो उन चरणों के हिसाब से, उन चरणों को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी सारणी का निर्माण करना चाहिए, तभी वह क्या होगी? वैज्ञानिक ढंग से तैयार होगी। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ना ही हमारी सारणी अच्छी बनेगी, ना ही उद्देश्य के अनुरूप बनेगी, ना ही उसमें स्पष्टता होगी और आकर्षक भी नहीं होगी। तो इसका अर्थ है कि हमें जो सारणी है वह वैज्ञानिक ढंग से तैयार करनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं हम, सारणी के मुख्य अंग। तो सारणी के मुख्य अंग या मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल, जो अभी हमने चर्चा की, वैज्ञानिक ढंग से तैयार होनी चाहिए। तो उसके कुछ नियम होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसे सारणी के अंग कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं? जो भी एक सारणी होती है
वह एक स्टेप वाइज, चरणों वाइज बनाई जाती है कि सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो देखेंगे सभी, आपका ये पूरा का पूरा एक टेबल का फॉर्मेट है, सारणी का फॉर्मेट है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, सारणी संख्या। सारणी संख्या का क्या अर्थ है? आप यदि अपनी बुक भी देखेंगे ना, तो बुक के अंदर भी हर एक सारणी के साथ में लिखा होता है, सारणी 1, सारणी 2, सारणी 3, सारणी 4। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको हर एक सारणी का एक नंबर रखना पड़ता है, तो यह कहलाती है हमारी सारणी संख्या। नंबर 2, सारणी शीर्षक। अब यह सारणी शीर्षक क्या है? आप जो सारणी बना रहे हैं वह किस लिए बना रहे हैं, मतलब वो किस टॉपिक पे आधारित है। जैसे एक फिल्म देखते हैं, उसका एक नाम होता है, वैसे जो आप सारणी बना रहे हैं वह किस बात को दर्शा रही है, किस उद्देश्य को दर्शा रही है, तो यह कहलाता है हमारा क्या, यह कहलाता है हमारा सारणी शीर्षक। जैसे देश की जनसंख्या, तो देश की जनसंख्या के बारे में बता रही है। एक विद्यालय में छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या के बारे में बता रही है, तो यह कहलाता है हमारा सारणी शीर्षक, टाइटल कहते हैं जिसको। उसके बाद में मुख्य नोट। यह मुख्य नोट क्या होता है? जब आप बात कर रहे हैं कि एक देश में उत्पन्न गेहूं, अब एक देश में उत्पन्न गेहूं, यह अब हमारा क्या हो गया, शीर्षक। लेकिन जो उत्पन्न गेहूं है वह क्या है, किलोग्राम में है, टन में है, किस में है, यह भी तो बताना पड़ेगा। यह ब्रैकेट में बताते हैं, तो यह कहलाता है हमारा मुख्य नोट, कि ग्राम में है, किलोग्राम में, या फिर किसी साल की बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर साल में उत्पादित हुआ है गेहूं, तो यह सभी हमारा कहलाता है मुख्य नोट। उसके बाद में उपशीर्षक। तो उपशीर्षक के अंतर्गत क्या आता है? उपशीर्षक या इसे पंक्ति शीर्षक भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे कि आपने ऊपर लिखा छात्रों की संख्या, तो ये छात्रों की संख्या क्या है, यह उपशीर्षक है। और इस तरफ आप लिख रहे हैं यह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यह क्या है, पंक्ति शीर्षक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपशीर्षक जो ऊपर की तरफ यहां पर लिखा होता है, जैसे आपने लिखा प्राप्तांक, तो यह प्राप्तांक ऐसे होता है, दिखाया जाता है 0 से 10, 10 से 20। और छात्रों की संख्या वह ऐसे होता है, तो यह कहलाता है हमारा उपशीर्षक। उसके बाद आता है सारणी का मुख्य अंग या कलेवर, मेन बॉडी ऑफ टेबल। जो मेन बॉडी जिसमें सारे आंकड़े दर्शाए जाते हैं, जितने भी आंकड़े होते हैं वह कहलाते हैं हमारा मेन बॉडी, सारणी का मुख्य अंग या कलेवर। तो जितने भी हमारे आंकड़े होते हैं उनको हम इस भाग में दर्शाते हैं। ऊपर तो सिर्फ हेडिंग थी छात्रों की संख्या, लेकिन छात्रों की संख्या तो नीचे दर्शाई गई है, तो वह क्या है, हमारा मुख्य बॉडी। उसके बाद में आता है टिप्पणी, फुटनोट। मैं एक मिनट हटा के दिखाता हूं। टिप्पणी, अब ये जो टिप्पणी होती है यह क्या होती है? तो टिप्पणी, यदि हमारी सारणी बहुत जटिल है, हम कई चीज़ें नहीं समझा पा रहे हैं, कि किसी व्यक्ति ने शीर्षक पढ़ लिया, उपशीर्षक पढ़ लिया, या कोई पंक्ति शीर्षक है, उसको समझाना है, तो हम उसके लिए नीचे टिप्पणी लिख देते हैं। टिप्पणी हर एक सारणी में हो यह आवश्यक नहीं है, तो इसीलिए टिप्पणी दे दी जाती है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल भी करेंगे हम, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद होता है स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है कि जो आपने यह आंकड़े लिए हैं यह कहाँ से लिए हैं, इन आंकड़ों का स्रोत कौन सा है जो आप टेबल बना रहे हैं। तो यह पूरा एक फॉर्मेट है सारणी के मुख्य अंक का। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। यह एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारा था सारणी संख्या। देखो सारणी में नंबर 1 लिखा है, सारणी संख्या। नंबर 2 था शीर्षक,
टाइटल। क्या लिखा है? खाद्यान्नों और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, कि एक व्यक्ति को कितने खाद्यान्न और दालें मिलती हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक था कि मुख्य नोट। अब मुख्य नोट में क्या बताया था मैंने? मुख्य नोट में बताया था कि जो ये ऐसे शीर्ष टिप्पणी भी कहते हैं। तो मुख्य नोट में क्या है, किसमें ये भी प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को कितनी दालें और खाद्यान्न मिल रहा है, किसमें मिल रही हैं? ग्राम में। और आंकड़े 1961 से 2010 के बीच के बारे में है। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? मुख्य नोट। उसके बाद में हमारा था उप शीर्षक और पंक्ति शीर्षक। पंक्ति शीर्षक क्या है हमारा? वर्ष। यह पंक्ति शीर्षक क्या है हमारा? वर्ष। और उप शीर्षक खाद्यान्न, दालें, योग, यह हमारा क्या है? यह हमारा कहलाएगा उप शीर्षक। उसके बाद में हमने पढ़ा है सारणी का मुख्य अंग या कलेवर। जो मैंने कहा था जितने भी आंकड़े होते हैं यह मुख्य अंग है। उसके बाद टिप्पणी। इसमें टिप्पणी लिखा है, इसमें टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि टिप्पणी हर एक टेबल में बताई जाए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सिंपल टेबल है हमारी या सारणी है। नेक्स्ट होता है स्रोत। लिखा हुआ है स्रोत कि आर्थिक समीक्षा 2010-12 भारत सरकार, पेज A22। मतलब यह एक स्रोत कहाँ से, यह आंकड़े कहाँ से लिए हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा एक एग्जाम्पल है। एग्जाम में आपको आता है कि सारणी के मुख्य अंग बताओ, तो आपको सिर्फ लिखने हैं, ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यह आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है।